आजच्या या संयुक्त जयंती समारोहाचे मुख्य मार्गदर्शक माननीय अजाप्रभूजी शास्त्री, संस्कृत विद्वान, बसपा नेता, बालाघाट मध्य प्रदेश, सन्माननीय शास्त्री साहेबांना विनंती करतो की आजच्या या जयंती समारोहाच्या प्रसंगी मार्गदर्शन करावं. सन्माननीय शास्त्री साहेब. सड़क अर्जुनी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में इन्होंने बहुजनों को राज करने का मार्ग प्रशस्त किया. छत्रपति शिवाजी महाराज, आदिवासी समाज के नेता वीर शेरमाके जी, संत गाड़गे बाबा, मातोश्री रमाई, इन सभी महापुरुषों को गांव गली तक इन्होंने पहुंचाया. बहुजन समाज पार्टी DS4 बामसेन के संस्थापक मान्यवर साहब की जयंती के अवसर पर हम सभी लोग उपस्थित हैं. अपने विचार रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुष, संत गुरु, राजा महाराजा की वीरांगना, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं. आज जिनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, मान्यवर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ उनके जन्म जयंती की मैं सभी साथियों को, नगरवासियों को ढेर सारी मंगल कामना प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहे. सर्वजन समाज के नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी मान्य बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट डोंगरे साहब, जिन्होंने अपने नौकरी काल में पूरे जीवन भर इस आंदोलन को आर्थिक और मानसिक मदद किया. परम सम्मानित साहब, जो हमारे अभी उम्मीदवार भी है, जिले के प्रभारी हमारे बड़े भाई परम सम्मानित पंकज वासनिक जी, दूसरे प्रभारी सम्मानित कुरकर साहब और बावने जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी छोटी बहन जो गोंदिया नगर की नगर पार्षद बनी है, स्नेहा गिरफ्तार जी, जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष और नगर सेवक गोंदिया के सुनील भरने जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष लांजेवार साहेब, सचिन भाई, उनकी सभी टीम, और बहुत लंबे समय से चिलचिलाती धूप में भी इस जयंती समारोह में जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता है, माता बहनें, ढेर सारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे सभा मंच पर आने से कतराते हैं, जिनको डर लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के सभा मंच पर कैसे जाएं, तो होटलों में बैठकर हमारी बातों को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. सम्मानित साथियों, आज बहुत सारे महापुरुषों की जयंती हम लोगों ने आयोजित की है. छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर शेरमाके जी, मातोश्री रमाई, मान्यवर साहब जी, इन सभी महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और उनके जीवन संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आज पंक्ति सुनना चाहते हैं कि जो शिवाजी महाराज ने किया, जो सेवाकृति किया, जो माता रमाई ने त्याग और बलिदान दिया, जो गाड़गे बाबा ने सोए हुए समाज को अंधविश्वास से दूर ले गया, मान्यवर साहब ने सोए हुए समाज में राजनीतिक चेतना पैदा की, इन सभी महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए. छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताओ आपको कि आदिलशाही, हुकुमशाही और निजामशाही से जब हमारा देश बहुत परेशान था, आदिलशाही, निजामशाही और हुकुमशाही, इससे हमारा देश जब बहुत परेशान था ना, तब कुणबी जाति के एक 14 साल के लड़के थे, 14 साल का लड़का अभी जिसको कोई भी समझ नहीं है, ऐसे समय में कुणबी जाति का एक लड़का 14 साल की उम्र में हाथ में तलवार लेता है जुल्म का अंत करने के लिए कि मुझे हमारे लोगों पर, रैयत पर, किसानों पर, मजदूरों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इनके राज में, मुझे इनका राज खत्म कर देना है. और एक
14 साल के लड़के ने इतने बड़े बादशाह के खिलाफ में बगावत किया, क्योंकि उस समय जो राज था वो औरंगजेब का था, और औरंगजेब वो छोटा मोटा राजा नहीं था, उसका राज अफगानिस्तान पर था, और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में वो किसी से भी परेशान नहीं था। उसे कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत नहीं रखता था, सारे क्षत्रिय राजा को उसने हरा के दबा दिया था। लेकिन दक्षिण में एक कुंभी का बेटा जो 14 साल का है, वो उसकी हुकूमत को चुनौती दे रहा है। क्या अभी कोई 14 साल का लड़का समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए खड़ा हो सकता है? अरे शिवाजी महाराज के बारे में जान, जय जयकार कर लिया, उसकी जयंती मना लिया, अब उसने जब तलवार उठाया तो अकेला थोड़ी लड़ेगा, तो अकेला नहीं लड़ सकता, तो जिन पर जिलों में जातियां होती थी उनको पकड़ा उसने, संगठन बनाया, अभी हम संगठन बोलते हैं, सेना बनाया, फिर उसने सेना तैयार किया। तो उसकी सेना में सबसे ज्यादा कौन थे? शिवाजी महाराज की सेना में सबसे ज्यादा 2 जाति के लोग थे, मान और महान। ये 2 सबसे ज्यादा उसके सैनिक थे। शिवाजी महाराज की सेना में सबसे ज्यादा 2 जाति के सैनिक थे, मान और महान। और शिवाजी महाराज ने तलवार उठाकर राजा के खिलाफ बगावत करके उसके जितने निजाम और सब बादशाह थे, 272 छोटे मोटे राजाओं को उसने हरा के मराठा साम्राज्य बनाया। क्या बनाया उसने? मराठा साम्राज्य बनाया, मराठा साम्राज्य। उसका साम्राज्य कैसा था, यह बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, एक पत्रकार ने पूछा कि इतने बड़े विशाल देश का संविधान इतने कम समय में बना दिया आपने, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारे सामने शिवाजी महाराज का राज्य था, शिवाजी महाराज का राज्य था। वो शिवाजी महाराज का राज्य जो जनता के लिए था, जो रैयत के लिए था। बहुजन समाज का पहला लड़का जिसने तलवार उठाकर जुल्म का अन्याय करने का काम किया। अभी हमारे समाज पे जुल्म हो रहा है, अभी हमारे समाज पर अन्याय हो रहा है, हमारी बहु बेटी का बलात्कार होता है, सरेवा हमारी बेटी ये कर दी जाती है, विश्वविद्यालयों में हमारी बेटियों को मार दिया जाता है, विश्वविद्यालयों में हमारे बेटे को पीटा जाता है, हमारे आरक्षण के ऊपर बहुत सारी कार्रवाई होती है। क्या अभी हमारे समाज के ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ हमारे नौजवान खड़े हैं क्या? अरे तो फिर कुछ प्रेरणा लो शिवाजी महाराज से, जो 16-14 और उसका बाप राजा नहीं था, ध्यान रखना। शिवाजी महाराज का जो बाप था वो राजा नहीं था, शाहजी राजा भोसले राजा नहीं थे, वो आदिल शाह के दरबार में सेनापति थे। एक सेनापति के लड़के ने अपनी जनता के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया, तलवार लिया हाथ में, उसने सेना बनाई, और इतनी बड़ी सेना बनाई कि जो औरंगजेब था वो पूरे जिंदगी भर एक ही आदमी से परेशान था, उसका नाम शिवाजी महाराज था। इतना बड़ा राजा एक ही आदमी से परेशान था, उसका नाम शिवाजी महाराज था। मराठा साम्राज्य बनाया शिवाजी महाराज ने। मराठा साम्राज्य 1886-87 में खत्म हुआ संभाजी महाराज की हत्या के बाद। तो मराठी साम्राज्य खत्म होने के बाद फिर निजामशाही आनी थी, लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद जो है महाराष्ट्र में पेशवाई आई। मेरा विद्वान लोगों से कहना है, पूरे महाराष्ट्र में जितने विद्वान किताब लिखते हैं, जितने बड़े बड़े पत्रकार है, सबसे मेरा एक सवाल है कि भाई मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद क्योंकि संघर्ष जो था वो मराठों का और औरंगजेब का था, तो औरंगजेब का शासन क्यों नहीं आया, ये पेशवा का शासन क्यों आया? इसलिए पेशवा का शासन आया क्योंकि पेशवा ने ही औरंगजेब के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य खत्म किया। यानी कुणबियों का राज खत्म किया पेशवा ने, महाराष्ट्र में कुणबियों का राज खत्म किया पेशवा ने। ये कुणबी इतने विद्वान है महाराष्ट्र के कि सारे कुणबी मिलकर एक पेशवा को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर रखा। कितने विद्वान है? अरे यानी कुणबियों का राज खत्म किया पेशवा ने औरंगजेब के साथ मिलकर। और जब औरंगजेब के साथ उसकी लड़ाई होती थी शिवाजी महाराज की, तो महाराष्ट्र के 400 पेशवा यज्ञ हवन करते थे कि शिवाजी महाराज को हारना चाहिए, औरंगजेब जीतना चाहिए। तो सारी किताब लिखी द ग्रेट शिवाजी, उसमें उसने इसका उदाहरण दिया कि जब महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और औरंगजेब का युद्ध होता था उनकी सेना के बीच में, तो महाराष्ट्र के पेशवा लोग जो है शिवाजी महाराज हारना चाहिए, औरंगजेब जीतना चाहिए, इसके लिए वो लोग यज्ञ हवन करते थे। जो लोग शिवाजी महाराज को हराने के लिए यज्ञ हवन करते थे, आज उनके वंशजों ने हराने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है। कितने विद्वान लोग हैं?
शिवाजी महाराज का राज खत्म हुआ तो शिवाजी को 200 साल तक कोई लोगों ने याद ही नहीं किया। धन्य है ज्योतिबा फुले जिसने शिवाजी को ढूंढ किया। अगर ज्योतिबा फुले पैदा नहीं होता तो शिवाजी महाराज कोई ने इतिहास के पत्तों से खत्म हो गया था, दफन हो गया था मामला। ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज की पहली जयंती बनाई। पहला आदमी ज्योतिबा फुले था जिसने शिवाजी महाराज की जयंती बनाई। अगर ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज की जयंती नहीं बनाई होती तो आज शिवाजी कौन है ये हमको पता भी नहीं हुआ होता। इतिहास के पन्ने में दफन कर दिए थे शिवाजी महाराज। ये फुले ने उठा करवाया। फुले ने संघर्ष किया तो साहू महाराज ने संघर्ष किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से हमको अधिकार मिले। बाबा साहब अम्बेडकर के अधिकारों से संघर्ष से हमको अधिकार मिले। ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज, ये जो अधिकार विहीन समाज था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको भारत के संविधान में अधिकार दिया कि नहीं दिया? बाबा साहब ने हमको संघर्ष करके अधिकार दिया। उस अधिकार को बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में लिखा कि भाई एससी को ये मिलना चाहिए, आदिवासी को ये मिलना चाहिए, ओबीसी को ये मिलना चाहिए। अंग्रेजों के चले जाने के बाद हम लोगों ने, मैंने जो एससी, ओबीसी के लोग हैं, हमने जिनकी सरकार बनाई वो लोग बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को हमको देते ही नहीं थे। वोट हमने दिया, सरकार उनकी बनी, तो सरकार उनकी बनने के बाद बाबा साहब ने जो कुछ लिखा उस संविधान में वो हमको देते ही नहीं थे। यानी वोट हमारा हो गया, सरकार उनकी हो गई, हमारे वोटों से ही उनकी सरकार बन रही है और हमारे ही वोट लेके वो सरकार भी बना रहे हैं। और वोट देने वाले समाज को वो अधिकार देते नहीं, वो लाठी डंडा मारते कि नहीं मारते? हमने कभी कांग्रेस की सरकार बनाई, हमने कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये सरकारें हमारा वोट लेके अपनी सरकार बनाती है पार्टियां, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिए हैं ये उसको खत्म करने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों के लिए 340 करोड़ लिखी ओबीसी, और उसमें लिखा कि देश में ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी में कौन आते? कुणबी आते, तेली आते, नाई आते, धोबी आते, सुनार आते, कौर आते, लोधी आते, कोहार आते, ये ओबीसी के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ओबीसी समाज के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया कि इनकी प्रगति होना चाहिए, इनकी उन्नति होनी चाहिए और उस प्रावधान को लागू करने का काम सरकार ने करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी तब तक इस देश में ओबीसी को अधिकार नहीं मिला। अगर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई तो क्या होगा? बाबा साहब के चले जाने के बाद, बाबा साहब के संघर्ष के बाद, उनके चले जाने के बाद महाराष्ट्र में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला रहे थे वो धीरे धीरे कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे थे, धीरे धीरे कांग्रेस में जा रहे थे। वो क्या बोलते थे? बाबा साहब की विचारधारा ठीक है, बाबा साहब अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने हमारा भी संघर्ष किया है, वो हमारे भगवान है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर हम सांसद और विधायक नहीं बन सकते। आदमी बोलते अजय ये तुम्हारे कोमारा में क्या है? वो आमदार पिछले बार क्या नाम था? चंद्रिकापुर मेरा दोस्त है। तो मैंने बोला चंद्रिकापुर है, तुमको कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही तो बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे सवार हो जाओ, हाथी से लड़ो। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कहता है कि यार तो सब ठीक है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर मैं एमएलए नहीं बन सकता हूँ। बाबा साहब का नाम लेके एसपी बन सकता है, बाबा साहब के नाम पर कलेक्टर बन सकता है, बाबा साहब के नाम पे कमिश्नर बन सकता है, बाबा साहब के नाम पर तू डीएसपी बन सकता है, बाबा साहब के नाम पर तू सब कुछ बन सकता है, बाबा साहब के नाम पे एमएलए नहीं बन सकता। अरे इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ये कहता है, इसका मानसिक गुलाम हो गया है तो साधारण समाज का क्या होगा? ये धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग जो है ये कांग्रेस तरफ खिसक रहे थे। यानी बाबा साहब का संघर्ष जो है वो कांग्रेस में ये लोग मर्द कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मैं धन्यवाद दूंगा प्रकृति का एक व्यक्ति पैदा किया जिसका नाम है माननीय साहब कांशीराम। मैं बता दूं आपको कि माननीय साहब कांशीराम की धरती पे पैदा नहीं होते, ये कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन खत्म कर चुकी होती। माननीय साहब कांशीराम जी ने सुंदर परिदृश्य को महाराष्ट्र में देखा कि बाबा साहब के धीरे कांग्रेस में जा रहे हैं, ये आंदोलन का क्या होगा? इसलिए कांशीराम साहब ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर दो सरकारी कर्मचारी को तैयार करके बांधसेप बनाएंगे। बांधसेप के बाद डीएस फोर्स बनाए, फिर उनको लगा कि समाज
सामाजिक रूप से कितना भी इकट्ठा होगा, वो समाज को राजनीतिक अधिकार नहीं दे सकता। समाज को अधिकार देने के लिए राजनीतिक दल होना, बाबा साहब के दल, बाबा साहब का दल है वो तो धीरे 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 कांग्रेस में मर्ज हो चुका है। मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, और इसलिए काशी राम जी ने फूले साहू अम्बेडकर इनका अपना आदर्श मानकर, इनका अपना महापुरुष मानकर, इतने विचारों को आदर्श मानकर एक दल बनाया जिसका नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो क्या होता? सुनो, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो लोग छत्रपति शिवाजी को भूल गए थे। शिवाजी कौन है, इतिहास के पन्नों में दफन था। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो ज्योतिबा फुले कौन है, लोग ये भूल गए थे। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई होती तो साहू महाराज कौन है, वो एक भूल गए थे। और बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो मेरे जैसा व्यक्ति ये समझता नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी हमारे लिए कुछ किया। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी बनाकर माननीय साहब ने हमारे महापुरुषों को, जिनके संघर्षों से हम इंसान बने, उनको सम्मान दिलाने का काम किया। एक काम किया कि हमारे महापुरुषों को बहुजन समाज पार्टी बनाकर सम्मान दिलाया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो फूले के नाम से विश्वविद्यालय बना, उनके नाम से जिले बने, संत कबीर के नाम से जिले बने, यूनिवर्सिटियां बनी, गौतम बुद्ध के नाम से विश्वविद्यालय बने, महामाया के नाम से विश्वविद्यालय बने, दोस्तों साहब महाराज के नाम से विश्वविद्यालय बने, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी और जिले बने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, दूसरे दलों के लोग हमारे महापुरुषों को पूछते थे क्या? अभी कोई नहीं पूछता था। कांग्रेस ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर परेशान किया जी। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर परेशान किया, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस के खिलाफ में एक किताब लिख के रखी, गांधी एंड कांग्रेस। गांधी और गांधी की कांग्रेस ने इस देश में अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए क्या किया है, ये किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लिखी होगी? कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या कोई किताब लिखने का शौक था बाबा साहब अम्बेडकर को? बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब शायद इसलिए लिखी थी कि मेरे संघर्षों से, मेरे त्याग और बलिदान से आज इस देश में करोड़ों लोग को मैं अधिकार दे रहा हूँ, और ये मेरे अधिकार का उपयोग कर बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े बड़े साहब बनेंगे, बड़े बड़े बाबू बनेंगे, बड़े बड़े लोग बनेंगे, ये धनपति बनेंगे, और ये धनपति लोग ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बनेंगे। और जब ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बनेंगे तो हमको इतना बड़ा व्यक्ति बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है, उसको कदम कदम पर परेशान किसने किया है, उसका बदला हमारे लोग लेंगे। इसलिए शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किताब लिखी थी। लेकिन उल्टा हो गया, क्या हो गया कि बाबा साहब के संघर्षों से दो लोग बुद्धिजीवी हुए, वो बुद्धिजीवी लोग अभी कांग्रेस का प्रचार करते हैं, करते नहीं होते होने जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के लोग नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी शेड्यूल कास्ट के बुद्धिजीवी लोग हैं। जो बोलते ना हम बुद्धिजीवी है, जो बुद्धिजीवी कहता है वो कांग्रेस का प्रचार करता है। बाबा साहब ने किताब किसने लिखी थी कि मेरे संघर्ष की वजह से ये जो बुद्धिजीवी वर्ग पैदा होगा, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग मेरे संघर्ष को, मुझे अपमानित किसने किया, मैंने कितना संघर्ष किया, मेरे बच्चे मरे, मेरी पत्नी मरी, मैंने संघर्ष किया, और मेरे संघर्ष की वजह से अब ये धनपति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे, तो ये लोग मेरे अपमान का बदला लेंगे। कांग्रेस से बदला लेने के उलट हो गया कि बाबा साहब के संघर्षों से जो लोग बुद्धिजीवी बने, आज वो बुद्धिजीवी कांग्रेस का प्रचार करते हैं। समाज में सबसे पहले ठीक करना अगर किसी को होगा तो बुद्धिजीवी कहे जाने वाले व्यक्ति को ठीक करो, ध्यान रखना। जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है उसको ठीक करो। वो क्या बोलता है, भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है कि नहीं? बोलता है कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारे लिए दल दो हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार दो नहीं है, इसको ध्यान रखो। उनके विचार दो नहीं है। उपवर्ग यानी जब आरक्षण में क्रिमिलेयर लाया गया तो इस देश में सबसे पहले उस क्रिमिलेयर का समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। कर्नाटक में लागू किया, उसको लागू किया कि लागू किया, तेलंगाना में लागू किया ना, किया कांग्रेस पार्टी लागू किया उपवर्ग। और हम समझते कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, बीजेपी कांग्रेस अलग, जो दल है इनके विचार एक ही है, इसको चलाने वाले लोग ही है। जब ये दल हमारे नहीं है, बाबा साहब आगे उस किताब में क्या लिखते हैं, बाबा साहब आगे किताब में लिखते हैं कि सवर्णों द्वारा संचालित राजनीतिक दल में, क्या लिखते हैं कि सवर्णों द्वारा संचालित राजनीतिक दल में, यानी कांग्रेस और बीजेपी में राजनीति करने वाले हमारे लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग ये दल में राजनीति करते हैं।
तो इन दलों में राजनीति करने वाले हमारे लोग, इनकी पूछ तो लंबी हो सकती है, इनकी पूछ लंबी हो सकती है कि नहीं? जैसे बड़े साहब की पूछ लंबी हो सकती है, बड़े साहब यहाँ के एमएलए हैं, उनकी पूछ लंबी है पर ताकतवर नहीं है। अजय पूछ लंबी है भाई, इनके आकाश के दरबार में इनकी पूछ लंबी हो सकती है, पूछ तक हो सकती है पर ताकतवर नहीं हो सकती। जैसे बंदर और बंदर की पूछ, बंदर होता है 1.5 हाथ का और बंदर की पूछ होती है 3 हाथ की। 1.5 हाथ का बंदर, 3 हाथ की पूछ, लेकिन पूछ बिना बंदर के इशारे से दाएं बाएं हो सकती है। मुझे बताओ अजय, बंदर चाहे तो ऊपर कर दे, बंदर चाहे तो नीचे पटक दे, बंदर चाहे बाहर पटक दे, चाहे तो बाहर पटक दे, तो ये जो पूछ वाले लोग हैं, इनके आका इनको दाएं बाएं पटकते रहते हैं हमारे समाज के खिलाफ में। और इसीलिए अभी यूजीसी का बिल आया, अभी यूजीसी का जो बिल आया उसमें एक भी हिंदू दलों में राजनीति करने वाले हमारे लोगों ने विरोध नहीं किया। क्या नहीं, तो ये दल हमारा नहीं है। क्यों दल बनाया कांशीराम साहब ने, क्यों बहुजन समाज पार्टी बनाई गई? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमारे भले के दल नहीं है, वो हमारा हित नहीं कर सकते। बाबा साहब आदि क्या लिखते हैं किताब में कि कांग्रेस कुछ भी कहेगी अंततः सवर्णों का ही भला करेगी। हम नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं बोल रहे, आजाद शास्त्री जी बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं, जिनको आप भगवान मानते हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस कुछ भी कहे अंततः भला किसका करेगी? सवर्णों का भला करेगी, हमारा भला नहीं कर सकती। कहे कुछ भी तो लिख के रखा, बाबा साहब ने नोंदनी करके रखा, ये कुछ भी कहे अंततः सवर्णों का ही भला करेगी, हमारा भला नहीं कर सकती। कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती, भाजपा हमारा भला नहीं कर सकती। आरपीआई खत्म हो गई है तो हमारे भले के लिए भी एक दल होगा। इसलिए माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब की जन्म जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। हमारे भले के लिए बनी, हमारे भले के लिए पार्टी बनाई साहब ने। समाज को समझाया कि कांग्रेस हमारी नहीं, बीजेपी हमारी नहीं है, हमारी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और कोई बनाई नहीं, 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई। कितने किलोमीटर? 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई साहब ने। कसम खाया मैं घर नहीं जाऊंगा, अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, अपने नाते से नहीं मिलूंगा, अपने रिश्ते से नहीं मिलूंगा, और जब तक जिंदा है तब तक कभी वो परिवार में मिले नहीं। आज ऐसे महापुरुष के हम लोग जयंती मना रहे, पूरे महाराष्ट्र में घूमे साहब, तो महाराष्ट्र में पहले से एक बात की गिनती भी थी। अजय हो सकता नहीं, अभी भी लोग बोलते हैं बाबा साहब ठीक है, विचारधारा ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, पर बाबा साहब का नाम लेके हम जीत नहीं सकते। ये पूरे महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोग साहब से हमेशा कहते थे कि हम नहीं जीत सकते, हम एमएलए नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते। हमको एमएलए एमपी बनना है, हमको मुख्यमंत्री, हमको मंत्री बनना है, तो हमको कांग्रेस में, भाजपा में, भाजपा में, सेना में जाना पड़ेगा। और इसलिए जो जितना बड़ा सफेद कुर्ता और नीला गमछा डालता है तो उतना बड़ा दलाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जाकर बैठा हुआ है कि नहीं? 14 अप्रैल को देखना, 14 अप्रैल को देखना और समझना, जितना लंबा सफेद कुर्ता पहना और जितना नीला गमछा पहना, वो नीला गमछा जिसमें हाथी नहीं है तो समझा उतना बड़ा दलाल है, उस तरह समझा है। नीला तो हाथी नहीं है। कांशीराम जी कहते हैं कि हमारा दल वो है, नीला झंडा है और उसके हाथी का निशान है। तो जो हाथी का निशान और नीला झंडा पहना हुआ है वो हमारा आदमी है। ये नकली बिना हाथी के झंडे वाला नीला पहना है, बिना हाथी के निशान वाला, वो नकली नीले वाला हमारा आदमी नहीं है। तो उधर का है कि नहीं? 14 अप्रैल को पहनने वाले मिलते क्यों? बाउंड्री मिलते ऐसे मुस्लिम लोग। तो कांशीराम जी ने हमारे दल बनाया, जब हताश होकर उतार हो गए कि नहीं यार हमारा आदमी हो ही रहा है, तो वो बोल के गए कि इसी विचार से मैं एमएलए बनाऊंगा, इसी विचार से मैं एमपी बनाऊंगा, इसी विचार से मैं राज्यसभा सांसद बनाऊंगा और इसी विचार से मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। दोस्तों, इसी विचार से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया, विधायक भी बनाया गया, सांसद भी बनाया गया, मंत्री भी बनाया गया, राज्यसभा सांसद भी बनाया गया। जब इसी विचार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह पर एक 4 एमएलए जीत सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं, पर यहाँ के बुद्धिजीवियों ने गलत माहौल बना के रखा हुआ है। अरे अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो पहली बात हमारे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था, जिन्होंने संघर्ष करके हमको इंसान बनाया, उनको किताब में दबा दिया गया था। कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर हमारे महापुरुष को जिंदा किया, हमारे बाप से हमारी पहचान कराई कि हमारा असली बाप कौन है, क्योंकि हम नकली बाप की पूजा कर सकता, हमको असली बाप दिखाया कि ये तुम्हारा असली बाप है। एक काम ये हुआ।
और बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो आजाद शास्त्री जैसा भय कराने वाले किसान का बेटा कभी सांसद का चुनाव लड़ने की सोचता भी नहीं। सोच सकते अभी मैं 2 बार एमएलए का चुनाव आ रहा हूं, एक बार 1500 वोट से, एक बार 2000 वोट से। 2 बार मैं एमएलए का चुनाव आ रहा हूं, 1500 वोट से एक बार और 2000 वोट से एक बार। और तीसरी बार का चुनाव आपको सबको पता है महाराष्ट्र में, जिसमें एक हवाई जहाज का व्यक्ति नीचे उतर गया था। तो अगर ये पार्टी नहीं बनाई गई होती तो हमारे ऐसे कमजोर लोग जिनके घरों में कभी भी पंच कोई नहीं बने थे, ऐसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश देश के कोने कोने में जो घोर गरीब लोग रिक्शे चलाने वाले, रेवड़ी लगाने वाले, अजी जो सब्जी बेचने वाले, ठेला चलाने वाले, ऐसे लोगों को लेने की कोई बात मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये जो पार्टियां है ये गरीबों को कभी टिकट नहीं देती। देती क्या? ये तो पहले पूछते हैं 2 करोड़ है क्या, 4 करोड़ है क्या? तो हमारे समाज के भी जो गरीब लोग के चुनाव होते हैं उनको कौन टिकट देता बताओ? क्योंकि हमारा समाज के भी जो धनंजय लोग है ये उनको टिकट देते हैं, देते हैं। बड़े लोग कौन है? रईस आदमी, इधर तंदिका पूरे कौन रईस आदमी है, तो ये रईस लोग बन जाते। तो लोकतंत्र इनके थोड़ी था। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र गरीबों की लाया था, गरीब लोगों में जीतते जाना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र लाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगर मान लो कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई होती तो गरीब लोग एमएलए, एमपी, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं बनते। और अगर ये पार्टी नहीं बनाई गई होती तो हमारे महापुरुषों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया होता। इसलिए माननीय साहब को याद करो नहीं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाई कांशीराम जी ने। ये गरीबों का आंदोलन है, ये गरीबों का आंदोलन, किसानों का, मजदूरों का। और कांशीराम साहब ने नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी देश के शासन प्रशासन में जो समाज जितना रहता है उसकी संख्या के हिसाब से उसको भागीदारी मिलना चाहिए। इसलिए माननीय साहब ने मंडल यात्रा निकाली पूरे देश भर में, मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुछ खाली करो। पहली बार इस देश में 1990 में हमारे 3 सांसद थे, कुमारी मायावती जी बिजनौर से थी, फलियावाला मोहन सिंह देवता फिरोजपुर से था, और रामकृष्ण यादव एक सांसद था। 3 सांसद हमारे पास थे। यूपी सिंह की सरकार नहीं बन रही थी, कांशीराम जी के पास आया। कांशीराम जी ने कहा कि भाई मैं बिना शर्त के गाड़ी समर्थन किसको देता नहीं। मेरे 3 सांसद है तो 3 मेरी शर्त है। पहली शर्त जो लिया है कि जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा संसद में उसका आज तक फोटो नहीं है। कांग्रेस कितनी बदमाश है सोचो, अभी कांग्रेस कितनी बदमाश है कि बाबा साहब का फोटो 1989 तक संसद में नहीं था। ये कांग्रेस भी आज बोलते हैं हम बाबा साहब की जय मानते, बाबा साहब को मानते। अरे कदम कदम पर तुमने अपमानित किया बाबा साहब अम्बेडकर को। कभी बाबा साहब को भारत में कांग्रेस ने नहीं दिया। फोटो लगना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर की, मेरी पहली शर्त है। नीतीश में लग जाएगी, साधारण सी बातें फोटो लगा देंगे। दूसरी शर्त क्या है? इस देश में 80 के लोग रहते हैं, उनकी कुटाई बुटाई होती है, उनके साथ जातिगत विरोध होता है, उनकी सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए। ध्यान रखना, एट्रोसिटी एक्ट बाबा साहब ने बनाया। एट्रोसिटी एक्ट 1989 में कांशीराम जी के कहने को बना। एससी के लिए 1989 में एट्रोसिटी एक्ट बना। बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो इस देश में एससी की सुरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट नहीं बनता। अगर ये पार्टी नहीं बनती तो बाबा साहब का फोटो संसद में नहीं लगाया गया होता। तीसरी शर्त क्या है कांशीराम जी बताओ? तीसरी शर्त मेरी है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को, ओबीसी, मागास वर्ग, ये जो ओबीसी लोग हैं इनको इस देश में आरक्षण मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 क्रम के रखी गई है, आज तक उसको तुमने लागू नहीं किया है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, ये मेरी दूसरी शर्त है। दोस्तों यूपीसी ने 2 शर्त मान लिया, बाबा साहब का फोटो लगा दिया, बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया, ये हो गया एट्रोसिटी एक्ट बन गया। लेकिन दूसरा जो कानून था ओबीसी को आरक्षण देने का, ये बड़ा मुश्किल काम था। कुल भी तेली नाई धोबी सुना सुता लोधी पवाली जो ओबीसी के लोग है, इनको आरक्षण देना बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि इनको आरक्षण देने का मतलब था कि इस देश में सवर्णों की गुस्ताखी मोल लेना। वीपी सिंह सवर्ण जाति का, ठाकुर जाति का आदमी था, वो आगे पीछे होता था कि कैसा करो कैसा करो। तो कांशीराम जी समझ गए इस बात को, ये खतरा जो है ये लागू नहीं करेगा आरक्षण ओबीसी का। तो उन्होंने पकड़ा किसको? बेनीलाल को, और बेनीलाल को पकड़ के बोला कि भाई ये खतरा जो है ये ओबीसी को आरक्षण देना नहीं चाहता है। तो ओबीसी का आदमी बेनीलाल जाट समाज का आदमी है, मैं तेरे को प्रधानमंत्री बनाता हूँ, चलो रैली करते तेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दोस्तों दिल्ली के बोर्ड के ऊपर रैली होनी थी और वहां नारा लगाया गया। क्या लगाया गया? अब तो साउंड बोलेगा, लाल किले से टोलेगा। ये जो मालूम है वीपीसी को, तो वीपीसी ने रैली के 1 दिन पहले ही आरक्षण मंडल कमीशन लागू कर दिया। और पिछड़े जाति के लोगों ने कुल भी डेली नाइन होती चला सुना सुधार। तुम याद रखो कि
कि तुम जो आरक्षण का लाभ लेते हो अपने गांव में सरपंच बनने के लिए, बीटीसी बनने के लिए, जिला पंचायत का मेंबर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर प्रोफेसर बनने के लिए जो तुम ओबीसी का लाभ लेते हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यह आरक्षण तुमको कभी नहीं दिया। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाई गई होती तो तुमको मिलने वाला यह आरक्षण नहीं मिला होगा। ये तुमको आरक्षण जो है ये बहुजन समाज पार्टी ने दिया। आज कोई सीट जिला पंचायत के लिए आरक्षित हो जाए ओबीसी के लिए, तो ओबीसी वाले फार्म भरते कि नहीं भरते हैं? कोई पंचायत समिति की सीट हो जाए तो ओबीसी का आदमी भरता कि नहीं भरता है ना? कोई मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की सीट निकल जाए तो भरता है कि नहीं भरता है ना? फार्म भरता है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया उसका तो लाभ मिलता है, लेकिन बाबा साहब की विचारों से क्या मिलता है? अरे नहीं, आप तो गोलगप्पा वाले हो, हम तो गांधी वाले हैं। क्या बड़ा क्या बड़ा है जिसने तुम्हारे बेटे को मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डायरेक्टर, कमिश्नर बनाया? यही विचार बड़ा है जिसने तुमको जिला पंचायत का मेंबर और पंचायत समिति का मेंबर बनाया। जब 1999 में लेकिन ने घोषणा किया दोस्तों तो मंडल कमीशन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें बहस हुई। कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर बहस हुई। तो वहां पर बीजेपी की सांसद थी उधर आती, तो वीपी सिंह की घोषणा से नाचने लग गई। नाच रही थी कि ओबीसी को आरक्षण मिल जाए, नाचने लग गई। तो अब नाच रही थी, उसके साथ ये सांसद थे ओबीसी को, वो भी नाच रहे थे। आडवाणी ने दूर बैठ के देखा कि ये जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है तो ओबीसी की सांसद हमारी पार्टी की है, लेकिन वो नाच रही है। वो घर आया और उसने सोचा कि ओबीसी को मंडल कमीशन तक मत जाने दो, और इसलिए उसने एक नया नाटक शुरू किया। कैसा वाला नाटक? अरे राम रथ यात्रा निकाला उसने, मंदिर वही बनाएंगे, राम राम आएंगे, जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का। जो कभी देवी नाई जो भी सुना सता पड़ा ओबीसी को अपने बेटे को कलेक्टर, कमिश्नर, थानेदार, इंजीनियर, बाबू चपरासी कलेक्टर बनने को लड़ना था, वो कहां चला गया? वो अयोध्या में राम मंदिर बनाने को चला गया। मंदिर आयोग का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का विरोध किया। आज सारे ओबीसी भारतीय जनता पार्टी जनता दल घूमते कि घूमते? अरे जो दल तुम्हारे खिलाफ है तो उसी तरह घूमते, और जो दल तुम्हारे को अधिकार दे रहे हैं वो दल को क्या बोलते हैं? अजय महाराष्ट्र पार्टी, अजय कुछ भी तेरे न्याय दल के पवार क्या बोलते? हत्ती कोना था महात्मा बोलते। अजय अंत कांग्रेस, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो महार भी नहीं, मतलब लोग आदमी हूं। 1990 में बनारस में पढ़ता था, 1990 में बनारस में पढ़ता था, बीएचयू में बनारस में। ऐसे ही एक सभा माननीय कांशीराम साहब की थी और मैं साइकिल से जा रहा था यूनिवर्सिटी से, तो खड़ा होकर मैंने सुन लिया कांशीराम जी का भाषण, मंडल कमीशन का भाषण था कि पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो बाबा साहब की जय जयकार नहीं बोलते। इतनी सी बात आजाद छात्र के दिल दिमाग पे लगी और मैंने कसम किया 1990 में कि मैं जब पढ़कर घर जाऊंगा तो मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ओबीसी को समझाना कि तेरे जिंदगी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का एहसान, और ओबीसी में यही काम करता हूं। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी पार्टी में होता बोले तो मंत्री बनता बोले, मैंने कहा नहीं मालूम है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी पार्टी में रह के मैं जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर सकता ना, अरे ये काम नहीं कर सकता। मैं 25 साल का, जब मैंने पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ 25 साल का, आज मैं 55 साल का हूं, आज मैं 55 साल का हूं। एक आदमी को फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा हो गई तो 15 दिन लेट थी फांसी लगने के लिए, तो उसने जेलर को एक आवेदन लिखा कि मैं शिवाजी महाराज पर किताब लिखना चाहता हूं। तो जेलर ने कहा तो अच्छी बात है, किताब लिखकर दोस्तों पेन और कागज दे दिए 300 पेज की किताब लिखूंगा। उसने कहा मैं तो कोरे वाले कागज दे दिए, पेन दे दिए, किताब लिखी। अब कल फांसी होनी है तो आज जेलर ने उसको बुलाया कि भाई तेरी किताब का क्या हुआ? उसने कहा लिख के हो गई। मैंने पता मैं पढ़ना चाहता हूं। तो उस आदमी ने पहले पन्ने पर लिखा कि शिवाजी महाराज का घोड़ा शिवनेरी से निकला। शिवाजी महाराज का घोड़ा शिवनेरी की किले से निकला, पहले पेज पर लिख दिया, फिर पत्ता पलट दिया, दूसरे पत्ते पे उसे लिखा टाप 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 टाप, फिर दूसरा पत्ता पलटाया, उस पर लिखा टाप 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 टाप, ऐसे पूरे 300 पेज में उसने टाप 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 लिख दिया। तो जिलों में कहा तुमने एक ही लाइन लिखी कि शिवाजी महाराज का घोड़ा शिवनेरी से निकला,
लिखना ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य जो है वो सिर्फ टाइम पास करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी कि हम लोग जो है तब कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी चौरासी में और हम लोग तब कर रहे हैं कि नहीं? फांसी की सजा हो जाएगी, सभी को फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र की आहट बहुत नजदीक है, ध्यान रखना। हिंदू राष्ट्र की आहट बहुत नजदीक है। अगर हम नहीं बचा पाए इन महापुरुषों के आंदोलन को तो ये मंच, ये भाषण, ये पंडाल ये तुम नहीं लगा पाओगे, है कि नहीं? इसको ध्यान रखना, तुम नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये सब कुछ ऐसा लग रहा है, ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से लग रहा है। हम बोल रहे हैं, तुम बैठ रहे, सुन रहे, पंडाल लग रहा है, ये संविधान की वजह से लग रहा है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, समझ लेना सब खत्म हो जाएगा, हमको वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां हमारे आगे बढ़े है। इसलिए जागने की जरूरत है। आज बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने की जरूरत है। बहन तुम्हारी मायावती अभी जिंदा है, अपने कंधों पर महापुरुषों के आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में घूम रही है। दोस्तों ताकत दो, यह आह्वान मैं महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी लोगों से करता हूँ, है कि नहीं? पर बुद्धिजीवी लोगों ने बदमाशी किया तो समझ लेना कि जैसा वो व्यक्ति ने टाइम पास किया था, दूसरों की फांसी हो गई, तो वैसा हम तब कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हमारे महापुरुषों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो हम तब न करें, है कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। गोंदिया भंडारा में खासदार बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, बुद्धिस्ट व्यक्तियों का वोट है कि नहीं? पर बुद्धिस्ट व्यक्तियों में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सबसे ज्यादा बदमाश है। लोगों ने कहा चुनाव के समय कांग्रेस को फ्री लिए वक्त मिल जाता है, ये हमारे बुद्धिजीवी है। तो क्या बोलता है, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। कौन बचाएगी? कांग्रेस बचाएगी। और कांग्रेस संविधान बचाएगी जिसने 98 बार संशोधन किया। 95 बार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा हित में लिखा था, 95 धाराएं कलम तुमने बदल दिया, आधे संविधान में बदल दिया। तो जिसने आधा बदल दिया वो क्या बोलता है, हम बचाएंगे। और वो लाल किताब लेके पूरे देश में घूमा, लाल किताब लेके सबने वोट दिया, और जब संसद में पहुंचा तो लाल किताब फेंक दिया और शंकर बने का फर्क है उसमें। ये बुद्धिजीवी लोगों से पूछना कि वो लाल किताब लेने वाला व्यक्ति संसद में किस किस लेके गया था। तो ये गुमराह कर रहे थे कांग्रेस और भाजपा के लोग हमारे लोगों को, क्योंकि ये पार्टी हमारी नहीं है। अभी यूजीसी बिल आया है, यूजीसी बिल पर पूरे सवाल नहीं है, किसी भी पार्टी के हमने पूरे सवाल नहीं थे खड़े। यूजीसी बिल क्या है 200 लोगों को पता नहीं। रोहित वेमुला, पायल तडवी नाम की लड़की ने आत्महत्या किया, उनकी माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाई कि हमारे बेटा बेटी तो मर गए, और अब ये बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े कॉलेजों में, IIT में, IIM में जो लड़के पढ़ते हैं हमारे समाज के, इनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए भविष्य में, इसका संज्ञान लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइन दिया कि भाई सर्वे करो इस देश में कि सही में ये जो बोल रहे हैं ऐसा होता है क्या। तो दोस्तों 2020 से 2025 तक 13,600 लोग, कितने लोग? 13,600 लड़के, SC ST के ही नहीं, ओबीसी भी जो 13,600 लड़के SC ST ओबीसी के हैं, इन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया, IIT में एडमिशन लिया, IIM में एडमिशन लिया, मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लिया, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पर इन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। 13,600 लड़के, जिसमें 13,000 लड़के हैं SC